हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनदीप सिंह शेखावत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीसेंट एटलेसियन आउटेज के बारे में। ये अपनी जो भी अपनी एनालिसिस है, डीप डाइव है, सारी की सारी बेस्ड है ऑन टेक्निकल ब्लॉग विच वॉज पोस्टेड बाय एटलेसियन इंजीनियरिंग टीम। उसी पे हम सारा डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आउटेज का रीजन था, क्यों हुआ, क्या उसका इम्पैक्ट था, कैसे उससे कस्टमर्स इम्पैक्ट हुए, उसकी लर्निंग्स क्या थी, क्या लर्निंग्स आप ले सकते हैं जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं या फिर एक्चुअली आप किसी सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं। तो कुछ कंसेप्ट्स पे हम उन पर डीप डाइव करेंगे। तो यार शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट की तरफ, उसी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इशू आया था और कैसे उसको मिटिगेट किया गया और फाइनली उसकी लर्निंग्स क्या थी। सो दिस इज़ द इरेजर सेलेक्ट हो रखा है। हाँ, तो ये ब्लॉग पोस्ट अभी रिसेंट का ही है, 29 अप्रैल का। तो हम चलते हैं डायरेक्टली कि व्हाट हैपेंड के ऊपर हम चलते हैं डायरेक्टली कि इशू क्या आया था। इशू क्या आया था कि इनका एक ऐप है, इनसाइट एसेट मैनेजमेंट, जो उनको डिलीट करना था कि मल्टीपल साइट्स के ऊपर से। जब हम बोलते हैं कि यार ऐसे समझो कि कोई पर्टिकुलर कस्टमर है, ये उनकी एटलेशन की वेबसाइट है, यहाँ पे इनकी मल्टीपल ऐप्स रहते हैं, जैसे जीरा है, कॉन्फ्लेंस है, फिर ये इनसाइट एसेट मैनेजमेंट में ऐसे काफ़ी सारे इनके टूल्स रह सकते हैं जो कस्टमर्स, मतलब मान लो मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, मेरे को दो टूल्स की ज़रूरत है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ मेरे को एटलेशन के दो प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, तो मैं उनकी एक्सेस ले लूँगा और मैं उनको यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्योंकि ये लिगेसी स्टैंड अलोन ऐप था जिसको ये डेप्रिकेट कर रहे थे या फिर रिमूव कर रहे थे, तो वो करेंगे कैसे। ठीक है, वो करेंगे कैसे, उसके लिए वो क्या करना चाहते थे कि इसको डिलीट कर दिया जाए कस्टमर साइट से। जब हम साइट का मतलब ये है कि साइट एक तो आपकी ये है atlassian.com। अब मेरी खुद की कंपनी होगी जहाँ पे ये मेरे को प्रोडक्ट्स दिखेंगे, तो जो मेरी साइट है वो होगी mycompany.atlassian.com। तो इस साइट पे मैं जाऊँगा और इससे मेरे को ये स्पेसिफिक ये टूल रिमूव करना है। अब टूल रिमूव करने का जो बेसिक तरीका यूज़ किया गया वो क्या था कि ये लो ऐप की ये लो अपने एप्लीकेशन की आईडीज़ और इससे इन पर्टिकुलर साइट से रिमूव कर दो। ठीक है, तो ये अपनी टीम 1 है, डेव टीम ने बोला कि भाई ये एप्लीकेशन आईडीज़ है, आप इन साइट से रिमूव कर दो। यहाँ पे पिक्चर आता है डेवऑप्स टीम का। देखो यहाँ पे वैसे डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ है कि दो टीम्स कौन सी थी, पर जितना डिस्क्रिप्शन से मेरे को समझ में आता है कि जनरली ऐसे प्रोसेसेस कैरी ऑन किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डेवऑप्स टीम। तो यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी गई होगी जिससे वो डिलीट किया होगा। तो हुआ क्या, दिक्कत क्या हुई कि ऐप डिलीट होने के बजाय ये पूरी की, जैसे यहाँ पे ये ऐप डिलीट होना चाहिए था, पर हो क्या गया, ये डिलीट हो गया। समझ रहे हो दिक्कत। तो जिन कस्टमर्स के लिए साइट डिलीट हो गई, दे वर नॉट एबल टू एक्सेस एनी ऑफ द टूल्स। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक डिस्क्रिप्शन कि इशू क्या आया था, आउटेज क्या था। अब हम चलते हैं ज़्यादा डिटेल्स के ऊपर। एक बार नीचे चलते हैं हम, जहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट वाज द इशू। जस्ट गिव मी अ मिनट, कहीं तो था यार, ये रहा। ठीक है, तो व्हाट हैपन टाइमलाइन एंड रिकवरी, तो इस पर हम चलते हैं। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में ये समझाया हुआ है। तो नंबर 1 वाज कम्युनिकेशन गैप। अब जब हम कम्युनिकेशन गैप की बात करते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बोला कि एक डेव टीम ने रिक्वेस्ट डाल दी और फिर डेवऑप्स टीम ने उसको एग्जीक्यूट किया। तो दिक्कत क्या हुई कि जैसे डेव टीम को देनी थी ऐप आईडीज़, एप्लीकेशन आईडीज़, पर उसने प्रोवाइड कर दी साइट आईडीज़। अब एटलेशन टीम की एक जेनरिक स्क्रिप्ट थी जो क्या करती थी, मान लो अरे यार वापस क्लिक हो गया, किधर गया, हाँ यहाँ पे था, ये साइड में क्लिक हो रहा है बार बार। ठीक है, इधर हाथ नहीं लगाना अब। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जेनरिक स्क्रिप्ट रहेगा जिसमें मान लो आप पास करते हो आईडी। अब जो इस स्क्रिप्ट के अंदर आप जो भी आईडी पास कर रहे हो, देखो हमें करना क्या चाहिए कि हम जेनरिक मेथड्स बनाते हैं ताकि आपको अब साइट डिलीट करनी है, एप्लीकेशन डिलीट करनी है, कुछ भी डिलीट करनी है, ये स्क्रिप्ट अपनी है जेनरिक, ये काम करेगी। पर यहाँ पे इसका उल्टा पड़ गया। क्या हुआ, जब आपने ये आईडी पास करी तो इसने एक्चुअली में साइट डिलीट कर दी। ठीक है, अब दूसरा इशू क्या हुआ कि जब उन्होंने ये डिलीट किया, देर वॉज नो इंटरनल मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई कि एक्चुअली साइट्स डिलीट हो गई है। एटलेशन टीम को ये पता कब लगा, जब कस्टमर्स ने एक्चुअली रीच आउट किया कि देर इज़ अ इशू दैट दे आर नॉट एबल टू एक्सेस देयर साइट एंड नॉट एबल टू परफॉर्म एनी ऑफ द ऑपरेशंस। मतलब जो उनको टूल्स यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ करना है, देन दे वर नॉट एबल टू एक्सेस इट।
ठीक है। और एक इशू और हुआ था जो नीचे डिटेल में दिया गया है कि जैसे उनको सपोर्ट को रीच आउट करना, अब सपोर्ट वाला मैकेनिज्म भी उनका काम नहीं कर रहा, क्योंकि जो पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूज़ होता है उनका, क्लाउड नेटिव आईडीज़ वो बनाते हैं जब आपका कोई भी कस्टमर ऑनबोर्ड होता है, वो एक्चुअली डिलीट हो गई थी जब आपने साइट को डिलीट किया। तो कस्टमर क्योंकि ऑथेंटिकेशन के टाइम पे उसको वो प्रोवाइड करनी रहती थी, दैट वॉज बिंग डिलीटेड, तो कस्टमर एक्चुअली ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा था एंड दे वर नॉट एबल टू रेज द सपोर्ट टिकट्स। तो एक बात आप समझ रहे होंगे कि एक तो यहाँ पे सिस्टम की वजह से दिक्कत आ गई, एक कस्टमर भी एक्चुअली अच्छे तरीके से रीच आउट नहीं कर पा रहे फॉर रिजोल्यूशन। ठीक है, तो दो इश्यूज हुए यहाँ पे, एक तो कम्युनिकेशन गैप का, एक इनसफिशिएंट सिस्टम वार्निंग्स। तो जब भी हम आप कोई सिस्टम सेटअप करते हैं, वी शुड इंश्योर टू सेटअप प्रॉपर अलार्म्स। प्रॉपर अलार्म्स हमें सेटअप करने चाहिए टू वैलिडेट कि हाँ भाई ये मैं लॉन्च कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले 1% लॉन्च किया, फिर 2% लॉन्च किया, तो हम कंट्रोल लॉन्च में तब जाते हैं। जैसे आईडीज़ आपने डिलीट की, जैसे एटलैसियन की टीम को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि पहले उन्होंने 30 साइट्स के लिए चलाया था, बट वो एक्चुअली एप्लीकेशन आईडीज़ ही थी, तो वहाँ पे कुछ इश्यूज़ आया नहीं। और इसके बाद में उन्होंने टोटल 883 वाज द नंबर आई गेस, 883 नंबर। ठीक है, तो इसके लिए बाद में इन्होंने एग्जीक्यूट किया जो एक्चुअली में साइट आईडीज़ थी जो बाद में डिलीट हो गई। सो दिस वाज द होल इशू। और ये इशू हुआ क्या, जो हमने अभी समझ लिया है, कम्युनिकेशन गैप और इनसफिशिएंट सिस्टम वार्निंग्स। तो इससे हम दो लर्निंग्स ले सकते हैं। ठीक है, एक तो कम्युनिकेशन गैप में देयर शुड बी प्रॉपर मैकेनिज्म सेटअप बिटवीन डेवऑप्स एंड डेव टीम। ठीक है, वो काइंड ऑफ ऑन कॉल प्रोसेस आ गया जो इंपॉर्टेंट रहता है ऑपरेशनल हेल्थ मेंटेन करने के लिए सिस्टम में। ठीक है ना, ये नंबर 2 हो गया। नंबर टू इज़ इनसफिशिएंट सिस्टम वार्निंग्स। तो वी हैव टू सेट अप प्रॉपर अलार्म्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस इन प्लेस सो दैट डेव टीम इज़ वेल इन्फॉर्म्ड इन एडवांस कि यार कोई इशू आ गया। ऐसा नहीं कि आपको बाहर वाले कस्टमर्स आके बता रहे हैं कि देयर इज़ एन इशू एंड वी आर फेसिंग सम काइंड ऑफ इशू, 2 बार बोल दें, तो देर इज़ सम इशू एंड दे आर नॉट एबल टू एक्सेस द साइट। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या, तीसरी चीज़ क्या जो मेरे को लगता है क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने जेनरिक मेथड बनाया था, तो या तो देखो यार जेनरिक मेथड बनाना अच्छी चीज़ है, या तो हम अलग अलग मेथड बनाएं। तो क्या आप कर सकते हो, जैसे आपने बनाया कि डिलीट साइट। ठीक है, ये एक स्क्रिप्ट हो गई, डिलीट ऐप। ठीक है, ये सेग्रीगेशन ऑफ कंसर्न वाली चीज़ आ गई कि हमें साइट डिलीट करनी है तो हम ये यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट, और अगर हमें एप्लीकेशन डिलीट करनी है तो ये वाली यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, जैसे मेरे को जो लगता है, जैसे आपकी ये आईडीज़ रहती है, आईडीज़ यहाँ पे कुछ तो कुछ वो GUID वाला कंसेप्ट होगा। ठीक है, GUID जो रहती है कि मतलब 16 डिजिट वाली, XABCYD12 ऐसे कुछ 16 डिजिट की, तो ठीक है ये GUID। अब आप इसको विजुअली देख के नहीं बता सकते कि एप्लीकेशन आईडी है या फिर साइट आईडी है या फिर कोई और आईडी है। ठीक है, इससे बिल्कुल हमें पता नहीं लग पाएगा कि ये किस टाइप की आईडी है, अनलेस कि हम सिस्टम में जाके चेक करेंगे कि इस आईडी का टाइप क्या है, वो जो यहाँ पे हुआ नहीं था। ठीक है, यहाँ पे अज्यूम कर लिया गया था कि डेव टीम में भेजा है तो सही होगा, चला देते हैं, क्या दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम GUID यूज़ करने की बजाय हम कोई प्रीफिक्स लगा दें या फिर सफिक्स लगा दें, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि दिस इज़ एन ऐप आईडी, दिस इज़ एन साइट आईडी, दिस इज़ सम अदर काइंड ऑफ यूज़र आईडी। जैसे आपने किया कि ऐप अंडरस्कोर और ये कोई नंबर, साइट अंडरस्कोर और ये कोई नंबर। इससे क्या होगा, एक तो आप अपनी स्क्रिप्ट के अंदर ही वैलिडेशन डाल सकते हो कि हाँ भाई मेरे को इस पर्टिकुलर टाइप का डिलीशन करना है, एंड इफ़ दिस पर्टिकुलर गिवन आईडी इज़ ऑफ दैट टाइप। ठीक है, एक तो एक वैलिडेशन हो गया। तो इस तरीके से भी हम काइंड ऑफ जो मेरे को लगता है कि इस तरीके से भी आप एक ये वैलिडेट कर सकते हो एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट। ठीक है, तो और एक चीज़ और, 3 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, चौथी चीज़ हम डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि पहले 30 साइट्स के लिए इन्होंने चलाया था और फिर फाइनली इन्होंने एग्जीक्यूट किया था टोटल 883 साइट्स के लिए। तो एक चीज़ जो और रिकमेंडेड रहती है वो इन्होंने किया भी था एक्चुअली, पर उससे इशू पकड़ा नहीं गया, क्योंकि जो 30 के लिए पहले चला गया था वो एक्चुअली में ऐप आईडीज़ थी, एप्लीकेशन आईडीज़ थी, तो उनसे इशू पकड़ में नहीं आया। पर दिस इज़ अ जनरल लर्निंग। सिस्टम डिज़ाइन जब भी आप करते हो तो कोई भी आपकी जब प्रोडक्शन लॉन्च हो रही है, मान लो आपका ये डेव एनवायरनमेंट है, डेव से आपका गया मान लो एक
प्रोड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन बिटवीन एक स्टेज लगा सकते हो जिसको हम बोल सकते हैं वन बॉक्स स्टेज। ये वन बॉक्स स्टेज का काम क्या है कि प्रोड में पूरा का पूरा लॉन्च होने से पहले, प्रोड में पूरा का पूरा लॉन्च होने से पहले आप कुछ ट्रैफिक सर्व करोगे विद द वन बॉक्स एनवायरनमेंट। वन बॉक्स का स्पेसिफिकली अगर आप मीनिंग देखो तो मान लो आपके प्रोड में है 10 इंस्टेंसेस, 10 इंस्टेंसेस आपके चल रहे हैं, 10 EC2 इंस्टेंसेस आपके प्रोड में चल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक इंस्टेंस आप वन बॉक्स एनवायरनमेंट में लगा दोगे, इसी सेम मतलब सेम कोड चलने वाला है आपका। तो वन बॉक्स में आप एक इंस्टेंस लगा रहे हो तो कुछ ट्रैफिक, बहुत ही कम ट्रैफिक, यहाँ पे 10 इंस्टेंस हमने एग्जांपल लिया है, पर अगर एटलेशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंसेस होंगे। किसी अगर प्रोडक्ट स्केल पे काम कर रखा है तो 100 तक भी इंस्टेंसेस आराम से हो सकते हैं। तो उसमें एक इंस्टेंस मतलब काफ़ी कम ट्रैफिक वो इंस्टेंस सर्व करेगा। तो अगर कोई इशू आता है तो द कंसेप्ट कॉल्ड फेल फास्ट, फेल फास्ट का जो कंसेप्ट होता है वो यही होता है कि आप जल्दी से जल्दी फेल होना हम नहीं चाहते, बट इन केस हमें फेल होना है तो जल्दी हम फेल हो, ताकि द इम्पैक्ट इट्स वेरी मच लो, जो ब्लास्ट रेडियस हम बात करते हैं वो बहुत मिनिमम हो, बहुत कम हो, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो दिस इज़ द इशू, और इससे क्या लर्निंग्स हो सकती है, क्या हम अपने जब हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो क्या हम ध्यान में रख सकते हैं जब हम प्रोडक्शन लॉन्च करते हैं या फिर कोई भी माइग्रेशन प्लान करते हैं, क्योंकि कंपनीज़ में माइग्रेशन चलता रहता है। जैसे माई सीक्वल था, अभी मैं डायनामोडीबी यूज़ करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देयर इज़ अ डेटा माइग्रेशन कि आपको डेटा एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना है। तो यू हैव टू कम अप विद अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी कि आपका कोई भी इशूज़ ना हो, डेटा करप्ट ना हो, कोई भी इशू ना आए, तो वो ज़रूरी है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। हमने समझ लिया है कि इशू क्या आया था और उससे क्या लर्निंग्स है, इनिशियल लर्निंग्स हम क्या ले सकते हैं। अब कुछ बातें कि अटलैसियन ने एक्चुअली ये इशू रिजॉल्व कैसे किया। अब एक बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अटलैसियन का क्लाउड आर्किटेक्चर कैसा है, क्योंकि ब्लॉग में दिया हुआ है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ लर्निंग्स आपकी रह सकती है। तो ठीक है, अटलैसियन का आर्किटेक्चर कैसा है। तो Atlassian यूजेस Amazon वेब सर्विसेज एज ए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। इनका जो भी मतलब एप्लीकेशन चलती है क्लाउड के अंदर, जो भी होस्टेड है, दे यूज़ AWS फॉर दिस पर्पस, ठीक है। अब AWS में टू सेग्रीगेट की कोई भी अवेलेबिलिटी जोन अगर डाउन चला जाता है तो उनके फेल ओवर मैकेनिज्म्स इन प्लेस हैं सारे के सारे। अवेलेबिलिटी जोन का कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता तो अवेलेबिलिटी जोन का बेसिक मीनिंग है आपका एक रीज़न है उसमें मल्टीपल जगह पे डब्बे रखे हुए हैं, तो अगर एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन चला जाता है तो बाकी के जोन्स अवेलेबल रहेंगे टू सर्व योर ट्रैफिक। जैसे आपका मुंबई रीजन है, उसमें 3 मान लो अवेलेबिलिटी जोन है, जैसे AG1, AG2, AG3। तो AG1 अगर डाउन जाता है तो Atlassian के पास वो मैकेनिज्म इन प्लेस है कि इन केस वन AG गोज डाउन, दे हैव ए प्रॉपर मैकेनिज्म्स एंड सॉल्यूशंस इन प्लेस सो दैट द इम्पैक्ट इज मिनिमम। आई थिंक देर वॉज सम नंबर गिवन कि कितने टाइम में वो एक अवेलेबिलिटी जोन से दूसरे में मूव कर लेते हैं, वो कहीं तो नीचे होगा, तो हम वो आगे देखते रहेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो दिस इज़ द बेसिक आर्किटेक्चर इनका कि जो भी इनका ये पर्टिकुलर आर्किटेक्चर है और इसके ऊपर जो इन्होंने एप्लीकेशंस एक्सपोज कर रखी है टू कस्टमर्स, जैसे जीरा सॉफ्टवेयर है, जीरा सर्विस मैनेजमेंट है, कॉन्फ्लुएंस है, तो ये सारे एप्लीकेशंस है जो वो प्रोवाइड करती है। और इसके नीचे जो है मतलब इनकी ऑपरेशंस कैसे होते हैं, कैसे ये होस्टेड है, कैसे ये चलता है, वो सारा का सारा डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। ये ब्लॉग आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिटेल में अगर वैसे थ्योरेटिकल पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वैसे मैं आपको ऑलमोस्ट सारा समझा ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो Atlassian फॉलोज मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। तो मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, जनरली अगर आप ये देखोगे तो ये यूज़ होता है क्लाउड प्रोवाइडर्स से, ठीक है। Atlassian भी इसको यूज़ करता है और वो क्लाउड प्रोवाइड यूज़ करता है AWS। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। जैसे AWS की एक सर्विस है, सर्विस कौन सी है, क्लाउड वॉच, ठीक है। अब क्लाउड वॉच जो सर्विस है इसको मल्टीपल लॉग्स यूज़ कर रहे होंगे, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कर रहे हो, काफ़ी सारे कस्टमर्स इसको यूज़ कर रहे होंगे। अब एक तरीका क्या हो सकता है, जैसे मान लो ये, अब देखो ये जो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिस इज़ ऑल ऑन हाउ आई थिंक द आर्किटेक्चर इज़। मेरे पास कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि ऐसा होता होगा, पर मैं जा रहा हूँ मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर की कैसे आप इन जनरल डिफाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये बनाया हुआ भी है, ठीक है।
तो मान लो आपका हमने एग्जांपल ले रहे थे क्लाउड वॉच एप्लीकेशन की, तो क्लाउड वॉच एप्लीकेशन में क्या होगा, मल्टीपल कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं, C1, C2, C3, C4, ठीक है। तो ये सेम सेट ऑफ सर्विस है, क्लाउड वॉच सर्विस है, मल्टीपल कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं। तो एक तो आप क्या कर सकते हो, अगर प्योर मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर की बात करें, कि ये जो C1 है कस्टमर है, इसके रिसोर्सेज बिल्कुल सेग्रीगेटेड होंगे, C2 जो है बिल्कुल सेग्रीगेटेड होंगे, C3 जो है बिल्कुल सेग्रीगेटेड होंगे, और C4 जैसे इसके जो भी EC2 इंस्टेंस है, जो भी डेटाबेस है, क्लाउड वॉच में आप लॉग स्टोर कर रहे हो तो कोई डेटाबेस चाहिए होगा, जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करनी है, तो बिल्कुल ये सेग्रीगेटेड है। दैट इज़ कॉल्ड प्योर मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। अटलेशन के केस में क्या था, अटलेशन के केस में क्या था कि उन्होंने सेग्रीगेट तो कर रखा था, पर उन्होंने क्या लॉजिकल सेपरेशन बना रखा था। जैसे जैसे मैं बताऊँ आपको, तो मान लो ये एक आर्किटेक्चर, आपका एक आर्किटेक्चर मान लो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होस्टेड है, जो इसमें C1 का डेटा है, C2 का डेटा है, C3 का डेटा है, फिर ऐसा ही कुछ और है जिसमें C4 है, C5 है, ठीक है, ये कुछ और है, यहाँ पे C6 है और C7 है और C8 है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये आर्किटेक्चर है, मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर जो मैंने आपको बताया कि सेम सेट ऑफ सर्विस है, जैसे कॉन्फ्लुएंस हो गई, जीरा सॉफ्टवेयर हो गया, सेम सेट ऑफ सर्विसेज है, मल्टीपल कस्टमर्स उसको यूज़ कर रहे हैं, वो सेग्रीगेटेड है। जैसे एक तो सेग्रीगेशन हो गया यहाँ पे इंफ्रा लेवल का, 2 कस्टमर्स का एक स्पेस है और इन बाकी कस्टमर्स का एक स्पेस है, अब इनके बीच में लॉजिकल सेपरेशन रहेगा, ठीक है। तो जैसे इसका जो भी डेटा है दैट शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू C2 एंड C3, इसका जो डेटा है दैट शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू C1 एंड C3। तो इस तरीके का सेग्रीगेशन है, उसको हम बोलते हैं मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। अब हम चलते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। जो तो इनिशियल डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताया कि मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर है, यहाँ पे साइट वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि साइट नेम .atlassian.net, मैंने .com लिया था वहाँ पे, ठीक है, बट दैट्स नॉट एन इशू। तो ये साइट कंटेनर है, साइट कंटेनर में आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स है जो कस्टमर्स को अवेलेबल है, ये इसका टेनेंट है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल टेनेंट्स है कि जैसे 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 मतलब मल्टीपल कस्टमर्स है तो उनके अलग अलग टेनेंट्स हो गए, वहीं यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है सारा का सारा। फिर हम चलते हैं कि साइट प्रोविजनिंग कैसे होती है, जब कोई भी नया कस्टमर ऑनबोर्ड करता है तो वो कैसे आता है, तो यहाँ पे सारा स्टेप्स में दिया हुआ है, ठीक है। नया कस्टमर आया, उसको एक साइट असाइन हुई, साइट असाइन होने के बाद में उसको एक मतलब जो भी उसको सर्विसेज एक्सेस करवानी है वो टेनेट्स में ब्रेक हो गया, टेनेट्स में ब्रेक हो गया, और उसमें फाइनली जैसी मतलब जो भी आपके ऑथेंटिकेशन रहेगा, जो भी ऑथराइजेशन रहेगा, जिन टूल्स की उसको एक्सेस रहेगी, फिर डेटा कौन सा, मतलब डेटा कहाँ पे उसका स्टोर हो रहा है, वो जो भी लॉजिकल सेपरेशन है वो ये सेट कर देते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ एटलेशन सिस्टम। अब हम चलते हैं कि इस इशू को रिजोल्व कैसे किया। तो इसको इशू को रिजोल्व किया था 2 तरीक़ों से, ठीक है। पहले तरीका 1 अप्लाई किया गया, फिर तरीका 2 अप्लाई किया गया। तरीका 1 थोड़ा सा स्लो था, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए तरीका 2 इम्प्लीमेंट बाद में किया गया, ऑटोमेटेशन, थोड़ा बहुत ऑटोमेशन उसके अंदर आया, और वो कैसे काम किया उस पर हम चलते हैं जल्दी ही, ठीक है। तो पहला तरीका क्या था, क्योंकि कस्टमर साइट डिलीट हो गई है तो आप क्या करो, उस साइट को वापस लेके आओ। साइट को वापस कैसे लाओ, क्रिएशन ऑफ न्यू साइट, नई साइट आप बना रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि साइट डाउन चली गई है, ये साइट पहले एग्जिस्ट करती, तो आप क्या करो, नई साइट बना दो, और इस साइट में जो भी यहाँ पे था वो आप फिगर आउट करो कि क्या क्या उस कस्टमर के लिए था, और वो नई साइट बना के उसमें रिफ्लेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है उसमें यही समझाया हुआ है कि क्रिएशन ऑफ न्यू साइट, लाइसेंसेस, क्लाउड आईडी का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया था। क्लाउड आईडी ये डिलीट हो गई थी, इस वजह से ऑथेंटिकेशन में भी इशू आए थे। क्लाउड आईडी जनरेट होती है जब कोई भी नई साइट बनती है, ठीक है। और फिर आपका रीमैपिंग चलेगा। रीमैपिंग मतलब जो भी उसकी सबसे पहले तो कि उसके कौन से प्रोडक्ट्स थे, उस कस्टमर के पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स कौन से थे, प्रोडक्ट्स के बाद में उसका डेटा, ठीक है, डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा सारा का सारा वापस गैदर करना है, ठीक है। इसने ये सब कुछ किया, कॉन्फ़िगरेशंस किए, मतलब जो भी आपकी परमिशंस थी, ग्रुप्स थे वो सेट किए, प्रोडक्ट डेटाबेसेस, ठीक है, मीडिया एसोसिएशन, ये मतलब जनरल आप समझ रहे होंगे। फिर हम चलते हैं कि इसने करेक्ट फीचर सेट किया। ये सारे मैनुअल स्टेप्स यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आई थिंक इसकी 4 से 5 दिन एक प्रोसेस में लगता है, ठीक है। फिर ये रीस्टोरिंग एंड रीमैपिंग ऑफ साइट्स डेटा अक्रॉस ऑल सर्विसेज, ये हमें करना है कि जो भी उसकी सर्विसेज है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो सर्विसेज का जो भी डेटा है वो हमें रीस्टोर करना है, ठीक है। फिर हम चलते हैं रीस्टोरिंग एंड रीमैपिंग द साइट्स थर्ड पार्टी ऐप्स, जो भी उसमें थर्ड पार्टी ऐप है वो करना है।
और फाइनली अटलैशन की टीम उसको वैलिडेट करेगी कि हाँ ऐसे होना चाहिए था, ऐसा ही है क्या, और फाइनली वो कस्टमर्स को बोलते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे जैसे पुरानी साइट थी उसको आप एक बार वैलिडेट कर लो कि हाँ उसी तरह ये काम कर रही है क्या। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पे डिटेल स्टेप्स जो मैंने आपको बताए वो लिखे हुए हैं। अप्रोच 2 में हम चलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में आप नई साइट क्रिएट नहीं कर रहे, रिक्रिएशन ऑफ रिकॉर्ड्स एसोसिएटेड विद द साइट अक्रॉस ऑल रेस्पेक्टिव सिस्टम। यहाँ पे रिक्रिएशन जो रिकॉर्ड्स मतलब डिलीट हो गए थे उनको हम रीजनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। काइंड ऑफ सिमिलर है पर इसमें ऑटोमेशन ज़्यादा है, टाइम कंज्यूमिंग कम है, और इसमें मैक्सिमम जो भी साइट्स थी, मतलब जिन्होंने बताया था कि अगर वो पहली अप्रोच सारी साइट्स के लेते तो उनको 3 वीक्स लगते, इसकी अप्रोच से वो टाइम काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया। तो इनका जो डेटा स्टोरेज जो हमने बात करी थी मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर में, कि इनका जो डेटा स्टोर्ड है वो ऐसा है कि जैसे C1 C2 C3। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि वो जो डेटा को है वो बैकअप में इम्यूटेबल बैकअप मेंटेन करते हैं टू कीप द बैकअप ऑफ द डेटा। तो एक तो सिंक्रोनस रेप्लिका इनकी रहेगी, दूसरा रहेगा इम्यूटेबल बैकअप। तो अगर सिंक्रोनस रेप्लिकेशन की बात करें तो हमने इस पे यार एक काफ़ी डिटेल में वीडियो बना रखा है रेप्लिकेशन के ऊपर। आप कहते क्या हो, रेप्लिकेशन के 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपका अगर डेटा लॉस हुआ, जैसे इस सिनेरियो में अगर आपका डेटा लॉस हो जाता है तो यू आर एबल टू रिकवर दैट डेटा यूजिंग द रेप्लिकेशन यू आर मेंटेनिंग। ठीक है, दूसरा फ़ायदा क्या होगा इसका, जैसे मान लो आपका कोई डेटा यूएस में है, उस सेम रेप्लिका आप इंडिया में बना के रख रहे हो, तो उससे फ़ायदा क्या है कि जो इंडिया के कस्टमर्स हैं आप उससे सर्व कर सकते हो और लेटेंसी कम हो जाएगी। दैट्स द बेनिफिट ऑफ सिंक्रोनस रेप्लिकेशन। सिंक्रोनस रेप्लिका जो ये बना के रखते हैं, सिंक्रोनस का बेसिक मीनिंग वही है कि आप मतलब जैसे जैसे डेटा आता है उसको आप सिंक्रोनाइज करते हो। एसिंक्रोनस मतलब आप इवेंट भेजोगे कि हाँ भाई डेटा सिंक कर लेना, और वो उस पर छोड़ देता है कि हाँ वो अज्यूम कर लेता है कि हाँ ये सिंक कर ही लेगा। तो इम्यूटेबल बैकअप की हम बात करते हैं। इम्यूटेबल का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, आपने एक बार डेटा डंप कर दिया तो वो डंप कर दिया, उसमें कोई अपडेट ऑपरेशन नहीं आने वाला। जो भी आपका डेटा आ रहा है या तो वो अपेंड हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, अपडेट का कोई ऑपरेशन नहीं आ रहा। तो इम्यूटेबल डेटा वही हो गया कि जो भी आप डेटा डंप कर रहे हो उसको आप या तो रीड करोगे, मतलब बेसिक पर्पस यहाँ पे क्या है कि जो भी आपने डेटा स्टोर किया है उसको अगर इमरजेंसी में कोई भी इशू आता है, कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है, तो आप उस डेटा को यूज़ करके वापस जो भी आपका एक्चुअल डेटा स्टोर है उसमें आप फिल इन कर पाओ। ठीक है, तो इम्यूटेबल बैकअप का मतलब आप समझ गए यहाँ पे प्रोबेबली, क्योंकि वो AWS यूज़ करते थे तो इट कुड बी पॉसिबल दे कुड बी यूजिंग सम नो सीक्वल सॉल्यूशन, जैसे DynamoDB में वो डेटा स्टोर कर रहे होंगे कि इसमें कोई अपडेट ऑपरेशन नहीं होगा। या फिर ऐसा हो सकता है जनरली ऐसे पर्पसेस के लिए वी ट्रेन टू यूज़ चीपर स्टोरेज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में वो कोई डेटा काम में नहीं आने वाला। मतलब वी आर कीपिंग इट अप जस्ट काइंड ऑफ बैकअप कि इन केस, काफ़ी कम चांसेस है पर इन केस, जैसे इस केस में हुआ, अगर कोई सिनेरियो आ जाता है डेटा लॉस का, डेटा करप्शन का, तो यू आर एबल टू रिट्रीव दैट डेटा विच इज़ बिंग लॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप वो S3 में डेटा डंप कर रहे हो। S3 में जब आप डेटा डंप कर रहे हो तो इट कुड बी पॉसिबल कि आप उसको कंप्रेस करके स्टोर कर सकते हो, तो इट कुड बी चीपर एज़ कम्पेयर टू अदर डेटाबेस सॉल्यूशन जैसे MySQL या फिर NoSQL, जिसमें भी आप डंप करना चाहते हो। जैसे सिंक्रोनस रेप्लिकेशन में ज़्यादा आपके पैसे लगेंगे कंपेयर टू S3 में, जब आप डेटा डंप कर देते हो, कंप्रेस करके फाइल आप डेटा डंप कर सकते हो और उसको जब भी आपको एक्सेस करना है वो आप एक्सेस कर सकते हो। तो एक दिक्कत जो मैंने आपको मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर में बताई, जैसे आप S3 में एक फ़ाइल स्टोर कर रहे हो, यहाँ पे S3 वाला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बट आई एम नॉट श्योर इफ़ दे आर यूजिंग S3, पर हम इन जनरल ये इस तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो जैसे S3 की ये फाइल है S3.zip। ठीक है, तो क्योंकि इनका डेटा कैसे स्टोर है कि एक डब्बे के अंदर, यहाँ पे फाइल का एग्जांपल लेते हैं कि इस फाइल के अंदर मान लो 3 कस्टमर्स का डेटा है, पर जो साइट डिलीट हुई है वो सिर्फ C3 की डिलीट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको C1 और C2 का डेटा एक्सेस नहीं करना, सिर्फ C3 का डेटा एक्सेस करना है और फिर उसको रिस्टोर करना है। तो जो हम बोल रहे हैं कि जाकि ज़्यादा प्रोसेस लग रहा है, दे हैव डिस्क्राइब दिस प्रोसेस एज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कि डेटा को वापस गैदर करना फ्रॉम द बैकअप, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है क्योंकि एक फाइल में मल्टीपल कस्टमर्स का डेटा स्टोर है एंड दे हैव टू फिगर आउट
दे हैव टू फिगर आउट द बैकअप ऑफ ए सिंगल कस्टमर जिसकी साइट डिलीट हुई है। यहाँ पे उनको सारे कस्टमर्स का डेटा नहीं लेके आना है, तो दैट मतलब काइंड ऑफ फिल्टरिंग आपको लगानी पड़ेगी, या फिर कोई भी आप प्रोसेस करते हो तो टाइम कंज्यूमिंग तो डेफिनेटली रहने वाला है, ठीक है। तो दिस वॉज द वन रीज़न। अब हम चलते हैं फाइनली हाउ वी कैन इम्प्रूव, हाउ विल वी इम्प्रूव। ये एटलेशन का मतलब ब्लॉग के हिसाब से जो उन्हें लगता है कि उन्हें करना चाहिए, उन्हीं से हम भी लर्निंग्स अपने सिस्टम डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए हम अपने खुद के सिस्टम डिज़ाइन एक्चुअली में जब डिज़ाइन करते हैं कौन सी बातें ध्यान में रख सकते हैं उनके ऊपर चलते हैं। नंबर वन इज़ सॉफ्ट डिलीट। सॉफ्ट डिलीट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जब आप एक्चुअल इशू पे जाते हो, आउटेज के रीज़न पे जाते हो, तो यहाँ पे हुआ क्या था, आपने प्रोडक्शन में उन साइट आईडीज़ का बिना वेरिफिकेशन के बिना डिलीट कर दिया, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एटलेशन क्या बोल रहा है कि मान लो अपना ये, अरे यार परेशान कर दिया इसने, वापस कहाँ गया, हाँ सॉफ्ट डिलीट, ठीक है। तो ये है मान लो अपना एक डेटाबेस, जगह नहीं है क्या कहीं, ये रहा अपना डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस में कुछ एंट्रीज़ है, ये साइट आईडीज़ है, ये साइट का मेटा डेटा है, माटा डाटा, ठीक है। ये साइट आईडी 1 है, इसका ये कुछ जेसोन है, ये 2 है, ये कुछ डेटा है, ये 3 है, ये कुछ डेटा है, ठीक है। तो जब आपने स्क्रिप्ट चलाई उसमें क्या हुआ कि ये साइट आईडी 3 आई, तो इसको आपने डायरेक्ट उड़ा दिया, ठीक है। ये हमें नहीं करना, हमें क्या करना है, सॉफ्ट डिलीट का मतलब क्या है, आप यहाँ पे एक डब्बा बना दो, ठीक है, टीटीएल के हिसाब से, जिसमें हम टीटीएल कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इज़ डिलीटेड बूलियन वैल्यू है ये। तो आप एक्चुअल इस एंट्री को डिलीट करने की बजाय आप क्या कर रहे थे, इसको पूरी को डिलीट कर रहे थे। वो हम ना करते हुए हम क्या करेंगे, इस डिलीटेड ट्रू कर देंगे, या फिर मान लो कि ये सबसे पहले ये फॉल्स सेट था सबके लिए, तो इसको आपने ट्रू सेट कर दिया। अब जब आप ट्रू सेट कर देते हो तो आप कोई भी क्वेरी जब कर रहे हो डेटा को फेच करने के लिए, तो यू कैन सी कि यार हम सिर्फ फॉल्स वाला डेटा फेच करें, ट्रू वाला डेटा फेच नहीं करेंगे, तो वो इम्पैक्ट वहाँ पे मतलब अगर आउटसाइड वर्ल्ड की तरफ से देखेंगे तो वो एंट्री डिलीट हो गई है, पर क्या वो एक्चुअल डिलीट हो गई, नहीं। वो हम बोलते हैं सॉफ्ट डिलीट का कॉन्सेप्ट, कि जब आप एक्चुअल डिलीट कर रहे हो, एक्चुअली एंट्री रिमूव कर रहे हो, तभी रिमूव करो जब यू आर एट द टाइम यू आर श्योर कि यू डोंट रिक्वायर दैट एट ऑल। और वो कर सकते हो, मान लो आपने इसका टीटीएल कॉन्फ़िगर कर रखा है 30 दिन का, तो ये 30 दिन में अपने आप उड़ जाएगी। डायनेमोडीबी में ऐसा कंसेप्ट होता है कि आप टीटीएल कॉन्फ़िगर कर देते हो तो वहाँ से अपने आप डिलीट हो जाती है। मान लो आपने 30 दिन का कॉन्फ़िगर किया है, तो 30 दिन पास होने के बाद में दैट एंट्री इज़ बिंग डिलीटेड, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा डिलीशन शुड ओनली हैपन एज ए सॉफ्ट डिलीट, एक बार सॉफ्ट डिलीट होगा। वंस यू आर श्योर दैट सॉफ्ट डिलीट से कोई इश्यूज़ नहीं आया, तो आप फाइनली उसको परमानेंटली डिलीट करोगे। सॉफ्ट डिलीट शुड हैव स्टैंडर्डाइज एंड वेरीफाइज रिव्यू प्रोसेस। ये यार जनरल अगर आप ऑपरेशनल हेल्थ की बात करते हो किसी भी एप्लीकेशन की, तो यू हैव टू मेक श्योर कि कोई भी आपका डिप्लॉयमेंट जा रहा है, कोई भी आपका प्रोडक्शन लॉन्च हो रहा है, इट शुड बी प्रॉपरली रिव्यूड मल्टीपल पीयर्स से, ताकि मिनिमाइज हो जाए कि यार ऐसे कई बार होता है कि मेरे को लगता है कि सब कुछ सही है, प्रोडक्ट में जाना चाहिए, सब कुछ मस्त काम करेगा, पर इट माइट बी पॉसिबल एंड इट काइंड ऑफ इज़ ऑलवेज पॉसिबल कि कुछ ना कुछ इश्यू रहता है। तो टू फिक्स दैट इशू वी कैन सॉफ्ट डिलीट इट, ठीक है। फिर हम चलते हैं ऑटोमेट रीस्टोरेशन फॉर मल्टी साइट मल्टी प्रोडक्ट डिलीशन इवेंट्स फॉर लास्ट सेट ऑफ कस्टमर्स। तो अगर आप इसमें देखोगे तो एक्चुअल जो रिस्टोरेशन हुआ था, मतलब जिन कस्टमर्स का डेटा डिलीट हो गया, दो इट वाज लेस देन 5%, बट जो भी कस्टमर्स का डेटा डिलीट हुआ था, इट टुक अराउंड 2 वीक्स टू रिस्टोर ऑल देयर साइट्स। तो उसको हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, अगर कोई भी डिलीशन इवेंट होता है, उस मतलब डिलीशन इवेंट करना या फिर आपको डेटा रिस्टोर करना है, कोई भी प्रोसेस है उसको आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो। अगर कोई भी इश्यू आता है या फिर आपको एक्चुअली भी डिलीट करने हैं, तो आप वो कैसे कर सकते हो ताकि वो मिनिमम टाइम में हो जाए। तो ठीक है, दिस इज़ व्हाट इज़ डिस्क्राइब्ड हियर। फिर हम चलते हैं इम्प्रूव इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर लार्ज स्केल इवेंट्स। तो एक इशू जो मैंने आपको बताया था सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में कि क्लाउड नेटिव आईडी डिलीट हो गई थी, और उससे हुआ क्या था, कस्टमर्स ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे थे एंड दे वर नॉट एबल टू रेज द सपोर्ट टिकट्स ऑफ प्रॉपर सीवियरिटी, कि उनको हाई सीवियरिटी की टिकट रेज करनी है, क्या इशू आ रहा है, हम बिल्कुल साइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो
कैन दे रीच आउट टू Atlassian एट द टाइम, दे शुड बी एबल टू रीच आउट टू Atlassian टीम फॉर हेल्प, पर वो नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे। तो वो इम्प्रूव करना है Atlassian को डेफिनेटली। अगर आप कोई भी खुद प्रोडक्ट डेवलप करते हो कोई भी प्रोडक्ट, तो यू हैव टू इंश्योर जो भी आपके कस्टमर्स हैं वो किसी भी इशू में, किसी भी सिनेरियो में आपको रीच आउट कर पाए फॉर एनी हेल्प, तो दैट हैड टू बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है। और लार्ज स्केल इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस विल बी बेटर डिफाइंड एंड प्रैक्टिस्ड ऑफन। यहाँ पे अगर हम मतलब लें तो हमने एक वीडियो बनाया था यार केओस इंजीनियरिंग का। केओस इंजीनियरिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि आप एक्चुअल इवेंट आने से पहले ही आप फिगर आउट कर लेते हो कि अपने सिस्टम में क्या इशू है, तो आप इंटेंसली अपने प्रोडक्शन सिस्टम को हैम्पर करते हो कि यार अगर ऐसा इशू आता तो क्या होता। जैसे आपने मल्टी एजी वाला मैंने आपको बताया कि अगर Atlassian में अगर एक एजी डाउन चला जाता है तो इन विदिन 120 सेकेंड्स अदर वाले एजी के अंदर सारा का सारा सॉल्यूशन डिप्लॉय हो जाएगा और काम करने लगेगा। पर वैसे ही कुछ सिनेरियोज जैसे यहाँ पे डिलीशन हो गया था, तो ऐसे कुछ अगर इश्यूज आते हैं तो डू यू हैव ए मैकेनिज्म इन प्लेस टू सॉल्व दैट। तो उस मैकेनिज्म को मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं उनको बोलते हैं हम केओस एक्सपेरिमेंट्स, तो उनसे इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इम्प्रूव आर कम्युनिकेशन प्रोसेस डेफिनेटली इम्प्रूव करना रहेगा। तो इसका हमने एग्जांपल ऑलरेडी ले लिया यार। जैसे इसमें एक दिक्कत वो भी हुई थी कि उन्होंने बताया कि उन्होंने कस्टमर्स को पहले इन्फॉर्म नहीं किया, कस्टमर एज इन मतलब पब्लिक को उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। दे वर ट्राइंग टू रीच आउट टू कस्टमर्स, और एक्चुअली उन्होंने क्या जो मेन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो उनके पास रहती है वो डिलीट हो गई थी, और जो उनके पास सपोर्ट के अंदर जो भी डेटा अवेलेबल था या तो वो पुराना था, तो जब वो उनको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे दे वर नॉट एबल टू रीच आउट टू। तो एक जो जनरल सजेशन जो रहती है अगर अपना कस्टमर बेस है तो वी शुड कीप द अपडेटेड कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सो दैट यू कैन इन्फॉर्म द कस्टमर्स, यू कैन रीच आउट टू कस्टमर्स इफ़ यू हैव टू फॉर एनी रीज़न। कोई भी रीज़न रह सकता है। अगर आपको कस्टमर्स को रीच आउट करना है, अगर आपको अपने कस्टमर्स को रीच आउट करना है तो यू शुड बी एबल टू डू दैट। क्लोजिंग रिमार्क्स हम अपने खुद के वीडियो के लेंगे, क्लोजिंग रिमार्क्स Atlassian के नहीं लेंगे। तो यार अपने क्लोजिंग रिमार्क्स ऐसे हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।